जी बच्चों, हम लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? अवेलेबल है आप सब यहाँ पे? स्क्रीन देख सकते हैं? ओके, थैंक यू तंजील। अच्छा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल साथ साथ में लेक्चर भी देखते रहते हैं। कैपेबिलिटीज क्या है आरडीबीएमएस की? आरडीबीएमएस की पहली कैपेबिलिटी है डेटा को डिफाइन करना, डेटा की डेफिनेशन। ठीक है, डेटा की डेफिनेशन से क्या मतलब है कि जब जाहिर है आपको डेटाबेस बनाना होता है तो उसको पहले डिफाइन करना होता है। तो यहाँ पर खोलते हैं एमएस एक्सेस। ठीक है, जब आप डेटाबेस खोलते हैं तो आपके पास कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स भी अवेलेबल है। मैं पहले ब्लैंक डेटाबेस से स्टार्ट लेती हूँ। ठीक है, आपसे लोकेशन पूछता है, आप क्रिएट कर देते हैं डेटाबेस। ठीक है, अब हम डेटा डेफिनेशन शुरू करते हैं कि किसके बारे में डेटा स्टोर करना है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल क्या होना चाहिए जब हम डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं? पहला सवाल क्या होना चाहिए, हमारा पहला पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है? कहाँ से शुरू करें? जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जब हम डेटाबेस बनाना शुरू करते हैं वो ये होता है कि हमारी एंटिटी क्या है। ठीक है, अगर मैंने डेटाबेस बनाना शुरू किया है, अगर मैंने एमएस एक्सेस खोला है, ओरेकल इस्तेमाल कर रहे हैं, माइस्क्यूएल इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉइंट ये है कि हमारी एंटिटी क्या है। जब आप अपने डेटाबेस के लिए, अपने बिजनेस मॉडल के लिए डेटाबेस बना रहे होंगे तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इस वक्त मेरी एंटिटी क्या है, एक है या एक से ज्यादा है, दो तीन है। जितनी एंटिटीज होंगी उतनी टेबल्स बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो फिलहाल हम एक एंटिटी से स्टार्ट लेते हैं। मुझे एंटिटी सजेस्ट करें, हम किस एंटिटी के बारे में डेटाबेस बनाएं अभी अभी? कौन है मेरे साथ? हुजैफा। जी मैम। एंटिटी मुझे सजेस्ट करें, मैं डेटाबेस बनाना चाह रही हूँ, किसके बारे में बनाऊं? मैम कस्टमर पे बना लेते हैं। कस्टमर में बना लेते हैं। चलिए, तो अब मैं ये जो अब कर रही हूँ इसको हम कहेंगे डेटा डेफिनेशन। अब कस्टमर के बारे में अगर मैं बना रही हूँ, आईडी तो वो मुझे सजेस्ट ही कर रहा है ना कि आप कोई भी डेटाबेस बनाने वाले हैं भाई, बराए मेहरबानी प्राइमरी की तो डेफिनेटली रखें और उसका नाम आईडी है। अब ये क्या करेगा कि जितनी दफा मैं नया कस्टमर को ऐड करूंगी या जिस भी एंटिटी को ऐड करूंगी उसको दे देगा। अच्छा, कस्टमर के अलावा इसके अंदर क्या एट्रीब्यूट हो सकता है आईडी के अलावा? एक कस्टमर के क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं? उसकी सैलरी हो सकती है मैम। सैलरी डेफिनेटली है, लेकिन क्या सैलरी को सबसे पहले होना चाहिए? चले ठीक है, सैलरी हो सकती है। अच्छा, सैलरी अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करना चाह रही हूँ, मैं डेटा डेफिनेशन में, अब सैलरी किस तरह का चीज होगी? इसमें ये बहुत सारी टाइप्स आ रही हैं। ऐसा ना हो कि मैं सैलरी लिखूं तो वहां पर कोई स्मॉल बिग लिख रहा हो, वहां पर अपना फोन नंबर लिख रहा हो। तो सैलरी मुझे पता है कि एक नंबर होनी चाहिए, तो मैंने इस फील्ड का नंबर। मैम चेक नंबर लेके वैसे उसमें वो चेक बैंक के थ्रू फिर अपनी सैलरी निकालेंगे। हाँ, वही वाली बात है, लेकिन हमें यहाँ पर मैं आपको वही समझाना चाह रही हूँ, हमें टाइप सिलेक्ट करनी होती है। जैसे कि सबसे पहले होना चाहिए था, सैलरी से भी पहले होना चाहिए था नेम। पहला एट्रीब्यूट तो कस्टमर का नेम होना चाहिए। तो अब नेम किस टाइप का होगा, मुझे टाइप सिलेक्ट करनी पड़ेगी। मैं टाइप सिलेक्ट करती हूँ, लेट्स सपोज इसको डिलीट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं बैठी हूँ तो टाइप कौन सी हो सकती है? शॉर्ट टेक्स्ट। अगर नेम है तो जाहिर है कोई शॉर्ट सा टेक्स्ट होगा, तो मैं इसका शॉर्ट टेक्स्ट टाइप सिलेक्ट कर लेती हूँ और मैंने कह दिया नेम। ठीक है, और जो भी आपको अब एट्रीब्यूट सेलेक्ट करने हैं तो उन एट्रीब्यूट्स के हिसाब से आपको कोई टाइप लेनी पड़ेगी और उस टाइप के हिसाब से आपको नाम डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मैं कस्टमर का डेट ले देती हूँ, डेट ऑफ ऑर्डर, डेट ऑफ ऑर्डर। तो ये इस स्टेप को हम कहते हैं डेटा डेफिनेशन। डेटा डेफिनेशन का मतलब है
कि आपको डिफाइन करना होता है कि आपकी एंटिटीज क्या है और उनके अंदर क्या एट्रीब्यूट्स होंगे। ठीक है, जितनी एंटिटीज उतनी टेबल्स। जब आप कर चुके हैं सारी डेटा को डिफाइन कर चुके हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे, एमएस एक्सेस के केस में इसको जब मैं क्लोज करूंगी वो मुझसे पूछेगा आप इस टेबल को सेव करना चाहते हैं या नहीं। मैं कहती हूँ हाँ यस सेव करना चाहती हूँ। किस नाम से? मेरी एंटिटी का नाम है कस। ठीक है, तो मेरे पास कस्टमर नाम की एक टेबल बन गई है और उस कस्टमर टेबल के अंदर क्या क्या मौजूद है, ये कॉलम्स मौजूद है, इसके अंदर सैलरी मौजूद है, नेम मौजूद है, डेट ऑफ ऑर्डर मौजूद है। ठीक है, क्या मुझे सिर्फ कस्टमर ही चाहिए अपने डेटाबेस के अंदर या मुझे कोई और कुछ और एंटिटीज भी चाहिए? क्रिएट में जाऊंगी, एक और टेबल बना लेते हैं। हमारे इस डेटाबेस के अंदर और कौन कौन सी एंटिटीज होनी चाहिए? एक और टेबल ले ली मैंने। इस टेबल को मैं कह रही हूँ लेट सपोज प्रोडक्ट के बारे में। तो प्रोडक्ट का भी कोई आईडी होगा, प्रोडक्ट का भी कोई नेम होगा। ठीक है, प्रोडक्ट की कोई क्वांटिटी होगी। ओके, नंबर ले लेते हैं, नंबर को मैं कह देती हूँ क्वांटिटी। तो पॉइंट ये है कि जो भी आपको डेटाबेस बनाना हो उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास होते हैं डेटा डेफिनेशन के लिए अल्टरनेटिव्स। ठीक है, अब इसको मैंने कह दिया प्रोडक्ट। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्या होती है? डेटा मैनिपुलेशन। डेटा डिक्शनरी की तरफ हम आ रहे हैं। डेटा मैनिपुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन किसको कहते हैं? डेटा मैनिपुलेशन कहते हैं डेटा के अंदर रिकॉर्ड्स एंटर करना या उसको उस रिकॉर्ड्स को चेंजिंग करना। तो अब यहाँ पर हमने डेटा डिफाइन तो कर लिया है लेकिन अभी तक कोई मैनिपुलेशन नहीं किया। मैनिपुलेशन कैसे करेंगे कि फॉर एग्जांपल मैं अपना पहला रिकॉर्ड डालती हूँ। पहला रिकॉर्ड है जिसकी सैलरी है 5000 और उसका नाम है, क्या नाम रखूं? मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ रख देती हूँ। ठीक है, डेट ऑफ ऑर्डर क्या है? यहाँ पर मैं डेट ही दे सकती हूँ, तो मैं कोई भी डेट यहाँ पर डिफाइन कर देती हूँ। तो ये मैंने एक रो ऐड कर दी, इसने मुझे खुद ब खुद यहाँ पर 1 असाइन कर दिया। एक और रो हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसका नाम हम रख देते हैं सिमरन। ठीक है, इनकी डेट ऑफ ऑर्डर हम क्या देते हैं? अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं भी बनाती जा रही हूँ और आप भी मुझे सजेस्ट करते जा रहे हैं। कस्टमर का आपने सैलरी मुझे सजेस्ट कर दिया कॉलम में और मैं भी ध्यान नहीं दे रही हूँ कि कस्टमर की सैलरी कहाँ से आ गई। एम्प्लॉय कर देते हैं। मैम फिर एम्प्लॉय के साथ प्रोडक्ट किस लिए होगा? सैलरी को रीनेम कर देते हैं। कस्टमर से रिलेवेंट क्या एट्रीब्यूट होना चाहिए? कस्टमर की परचेजेस मैम, परचेजेस मैम। नंबर ऑफ परचेजिंग परचेजिंग चॉइसेस चले पेमेंट या ड्यूज कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये कुछ सेंस जनरेट कर रहा है। ठीक है उसने ऑर्डर किस दिन किया था, उसके ड्यूज कितने। ठीक है, और प्रोडक्ट, इसके अंदर हम कुछ डेटा डाल सकते हैं जैसे कि मेरी पहली प्रोडक्ट का नाम है बुक्स। ठीक है, और उसकी क्वांटिटी थी अच्छा इसका टाइप नंबर सेलेक्ट हो गई। देखिए मुझे वैल्यू बुक की क्यों एंटर नहीं करने दे रहा है, क्योंकि जब मैं इसको डिफाइन कर रही थी तो शायद इसकी टाइप नंबर सेलेक्ट हो गई। वो कह रहे हैं कि आप नंबर के अलावा कुछ नहीं डाल सकते। तो मेरे पास दो चॉइसेस हैं, इसका मैं टाइप चेंज कर देती हूँ। टाइप चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा डिजाइन व्यू के अंदर। ठीक है, टेबल का डिजाइन व्यू हम खोलते हैं।
पहले मैं इसको कुछ भी नहीं डालती, खाली छोड़ देती। ठीक है, ये देखिए नेम में नंबर आया हुआ है, इस नंबर को मुझे चेंज करना पड़ेगा, इसको मैं कह देती हूँ शॉर्ट टेक्स्ट। अब मैं इसको करती हूँ क्लोज। यस, मैं सेव करना चाह रही हूँ चेंजेस। तो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम है बुक्स और बुक्स की क्वांटिटी है 5। एक और प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है प्रिंटर, उसकी क्वांटिटी है 1। ठीक है, तो ये इस तरह से आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि आप सिर्फ डेटाबेस क्रिएट नहीं कर सकते, बल्कि जैसे हमने कहा कि डेटाबेस के आप डिफरेंट व्यूज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ क्रिएट में चलते हैं। क्रिएट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेबल के अलावा क्यूरी। व्यू कह लें, क्यूरी कह लें, बात एक ही है। ठीक है, मैं लेट सपोज ये जानना चाहती हूँ कि एक कस्टमर ने कितनी बुक्स जो है वो ऑर्डर की है। कस्टमर और क्वांटिटी को मैं आइडेंटिफाई करना चाहती हूँ। ये टेबल है जो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर का नाम, कस्टमर की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रही है, जबकि ये टेबल है जो कि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहती है। अब मैं क्या जानना चाहती हूँ, मैं एक ऐसा डिस्प्ले चाहती हूँ कि जहाँ पर हर कस्टमर का नाम आ रहा हो और कस्टमर के साथ प्रोडक्ट की क्वांटिटी आ रही हो। तो ये प्रोजेक्शन ऑप्शन है डेटाबेस का। इसको कैसे करेंगे? क्रिएट चलते हैं हम, क्रिएट क्यूरी विजार्ड। ठीक है, ओके। अब वो कह रहा है कि जो आप क्यूरी बनाना चाहते हैं उसमें कौन कौन से कॉलम्स को ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगी टेबल और यहाँ से कॉलम सेलेक्ट करूंगी। जो मैंने बात अभी आपसे कही है कि मैं कस्टमर का नाम देखना चाहती हूँ और प्रोडक्ट की क्वांटिटी देखना चाहती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से मुझे क्या सेलेक्ट करना चाहिए? कस्टमर। कस्टमर का मुझे कौन सा कॉलम चाहिए जो मैं प्रोजेक्ट करना चाह रही हूँ? नेम मैम। नेम। यहाँ से मैं नेम सेलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे नेम को ऐड कर देती हूँ। ठीक है, अब ये नेम किसका आया है? कस्टमर का। यहाँ से मैं टेबल चेंज करती हूँ, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की मैं क्या देखना चाहती थी? क्वांटिटी। क्वांटिटी। क्वांटिटी को ऐड कर देती हूँ। नेक्स्ट, ओके। ये एक रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, लेकिन मुझे रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करना चाहिए था। क्रिएट क्यूरी विजार्ड, सिंपल क्यूरी विजार्ड। ओके, अच्छा, अब ये सही तरह से काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मुझे पहले इसके अंदर फॉरेन की डालनी पड़ेगी। कनेक्ट कैसा होगा? ये कनेक्ट तो हो ही नहीं सकता जब तक मैं प्राइमरी की फॉरेन की का रिलेशनशिप ना बनाऊं। समझ में आई बात? तो ये जो आईडी है, ये तो प्रोडक्ट का आईडी है, और ये आईडी जो है ये कस्टमर का आईडी है। तो मुझे अगर ये रिलेशनशिप क्रिएट करना है तो मुझे यहाँ पर एक फॉरेन की डालनी पड़ेगी। वो फॉरेन की क्या होगी? वो फॉरेन की होगी नंबर, और वो नंबर क्या है? कस्टमर आईडी एक्चुअली। अब ये कस्टमर आईडी वैसे मुझे इस टेबल के अंदर सेंस बनती नहीं थी, लेकिन ये मुझे डालनी क्यों पड़ेगी? क्योंकि मुझे यहाँ पर फॉरेन की क्रिएट करनी है, ताकि मैं इस टेबल को पिछली वाली टेबल से कनेक्ट कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं वही कस्टमर नंबर डालूँ जो कस्टमर नंबर वहाँ पर मौजूद है। कस्टमर 1 एंड 2 है, मैं यहाँ पर कस्टमर 1 एंड कस्टमर 2। ठीक है, अब ये कस्टमर आईडी है बेसिकली, ये बात हमें याद रखनी है। सी आई डी कह देती हूँ उसको। ठीक है, ये आईडी है। अब हमें पहचान हो जानी चाहिए, ये जो आईडी है ये प्रोडक्ट की अपनी आईडी है, जबकि ये आईडी है कस्टमर की आईडी। अब मैं क्यूरी को सही तरीके से क्रिएट कर सकती हूँ। क्रिएट क्यूरी, ओके। ठीक है, which field do you want in your query? You can choose from more than one। ठीक है, मैं सिलेक्ट करना चाह रही हूँ प्रोडक्ट का नेम। इससे भी पहले मुझे एक और काम करना पड़ेगा कि मुझे क्रिएट करना पड़ेगा रिलेशनशिप्स।
तो रिलेशनशिप्स मुझे कहाँ मिलते हैं, ये रहे रिलेशनशिप्स। ठीक है, मैं प्रोडक्ट और कस्टमर दोनों के दरमियान रिलेशनशिप ऐड करती हूँ। ये कस्टमर आ गया, ये प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, क्लोज। अब मुझे पता है कि ये जो आईडी है कस्टमर की और ये जो यहाँ पर सी आईडी है ये एक ही है, तो मैं यहाँ से एक रिलेशनशिप स्टार्ट करती हूँ, ड्रैग करके इसको मैं यहाँ इस सी आईडी पे लाकर छोड़ दूंगी। इसका कहने का मकसद क्या है, इसका कहने का मकसद ये है कि कस्टमर के अंदर जो आईडी नाम की फील्ड है वो रिलेटेड है किससे, जो कि प्रोडक्ट के अंदर सी आईडी नाम की फील्ड है, और मैं इसको कर देती हूँ क्रिएट। तो अब ये देखें एक कनेक्शन बन गया इस आईडी और इस सी आईडी के दरमियान। ये रिलेशनशिप पहले क्रिएट करना जरूरी है, तभी उसके बाद मैं प्रोजेक्शन कर सकती हूँ। इसको करती हूँ मैं क्लोज। यस, आई वांट टू सेव द चेंजेस। क्रिएट क्यूरी, ओके। मुझे इसके अंदर चाहिए सबसे पहले कस्टमर, कस्टमर का मुझे चाहिए नाम, और मुझे दूसरी फील्ड चाहिए इसके अंदर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की मुझे चाहिए क्वांटिटी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। ठीक है, अब ये देखें पहले दो टेबल थी, अब ये एक नई टेबल बन गई है। अब ये टेबल नहीं है, समझने की बात, ये टेबल्स तो ये दो ही है, ये सिर्फ और सिर्फ है व्यू। ये व्यू मुझे क्या दिखा रहा है, ये प्रोजेक्शन है कि मिस्टर शरीफ है और उनके पास 5 क्वांटिटी है, और कोई सिमरन है उनके पास 1 क्वांटिटी है। अगर मैं यहाँ पर कोई चेंजिंग भी कर देती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं सिमरन की 1 क्वांटिटी नहीं थी, 11 क्वांटिटी थी, तो 11 हो गया। अब मैं इसको यहाँ से कर रही हूँ क्लोज, और अब मैं कस्टमर को दोबारा खोल कर देखती हूँ तो सिमरन की क्वांटिटी देखें यहाँ पर 11 हो चुकी है। जो मैं क्यूरी में चेंजेस करूंगी वो चेंजेस खुद ब खुद डेटाबेस में हो जाएंगे, और जो मैं डेटाबेस में चेंज करूंगी, यहाँ पर मैं डेटाबेस में नाम चेंज कर देती हूँ। मैं कहती हूँ कि लेट्स सपोज कस्टमर का नाम सिमरन नहीं था। सिमरन आपका फुल नेम क्या है? यही है मैम। चले मैं इसको कह देती हूँ मिस सिमरन, MS सिमरन कर देती हूँ। ठीक है, मैं कहती हूँ ये नाम मैंने गलत लिखा था और इसकी स्पेलिंग ये आई नहीं लिखती है, ये यू लिखती है। ठीक है, मैंने इसको एंटर कर दिया। तो अब हम क्यूरी में जाकर देखेंगे तो वहां पर इसको मैं सेव करती हूँ, सेव नहीं किया शायद। ठीक है, इसको मैं करती हूँ क्लोज। यस, आई वांट टू सेव। ठीक है, तो अब ये चेंजेस यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गए। ये बात मुझे आपको समझानी है कि फाइल्स के केस में ये नहीं होता। फाइल्स के केस में जितनी फाइल्स की कॉपीज हैं आपको उसके अंदर उतनी दफा जाकर मैन्युअली चेंजेस करने पड़ते हैं, लेकिन डेटाबेस में आपको ये फायदा होता है कि आप एक दफा डेटाबेस क्रिएट करते हैं, एक दफा रिलेशनशिप्स को बताते हैं, लेकिन फिर उन रिलेशनशिप्स को आप प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब ये ज्वाइन और प्रोजेक्शन की हमने मिसाल ली। प्रोजेक्शन इसलिए है क्योंकि ये टेबल इटसेल्फ नहीं है, ये दो टेबल से डेटा पिक करके हमें प्रोजेक्शन दिखा रहा है। ये इटसेल्फ ये टेबल एग्जिस्ट नहीं करती, इटसेल्फ सिर्फ दो टेबल्स एग्जिस्ट करती है हमारी डेटाबेस में, कस्टमर और प्रोडक्ट। इसलिए ये क्या है, ये एक प्रोजेक्शन है। और ज्वाइन ये क्यों है, ज्वाइन ये इसलिए है क्योंकि इसमें दो टेबल्स हैं, एक टेबल कस्टमर जिसको हमने ज्वाइन किया है प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, और सेलेक्ट, हालांकि कस्टमर टेबल के अंदर हमारे पास 5 कॉलम्स थे या 4 कॉलम्स थे, और प्रोडक्ट टेबल के अंदर हमारे पास और 4 कॉलम्स थे, लेकिन जो इस क्यूरी के अंदर हमने सिर्फ 2 सेलेक्ट किए, एक कस्टमर से और एक ये। तो ये जो हमने छोटे से एग्जाम्पल किए, इसके अंदर हमने ज्वाइनिंग को भी देख लिया, इसके अंदर हमने प्रोजेक्शन को भी देख लिया, और इसके अंदर हमने सिलेक्ट को भी देख लिया। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? तो अब आप इस तरह से अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, जो भी आपने बिजनेस मॉडल सबमिट किया है उससे रेलेवेंट आप अपना बिजनेस डिजाइन कर सकते हैं, डेटाबेस डिजाइन करते हैं। मेरे पास एक बना बनाया यहाँ पर मौजूद है, वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। LMS पर भी लग दूंगी, आपसे शेयर कर दूंगी ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए उससे रिलेटेड। ये एक डाउनलोडेड मेरे पास डेटाबेस मौजूद है। यहाँ पर 2 टेबल्स हैं हमारे पास। कस्टमर की टेबल है, कस्टमर की टेबल के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है।
आप इसको देखकर अपनी कस्टमर की टेबल बना सकते हैं। एक मैनेजर की टेबल है, आपके पास और टेबल्स हो सकती हैं। अब टेबल्स तो सिर्फ ये 2 है, मगर देखिए हमने कितनी सारी क्यूरीज ऐड की हैं। मैनेजर के अंदर मैनेजर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कस्टमर के अंदर कस्टमर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। एक क्यूरी हमने बनाई हुई है कि लास्ट नेम और फर्स्ट नेम ऑफ कस्टमर और उनका फ़ोन नंबर। हमें पूरी कस्टमर की टेबल से इतना काम नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ कस्टमर से क्यूरी करनी है। तो कस्टमर का फर्स्ट नेम पता होना चाहिए, लास्ट नेम पता होना चाहिए, फ़ोन पता होना चाहिए। एक और आपने बनाई हुई है कि कस्टमर का नाम, फ़ोन नंबर और उनकी स्टेट, ठीक है। एक और हमने, बेटा ये म्यूट कर दे अपने आप को, ठीक है। एक मैनेज्ड बाय कि हमने कस्टमर आईडी बनाया हुआ है, मैनेजर आईडी बनाया हुआ है कि कौन सा कस्टमर किस मैनेजर को जो है वो यूज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम रिपोर्ट्स भी बना सकते हैं इवन, कि जैसे अगर मैं जानना चाहती हूँ ये मैनेजर और कस्टमर आई, कौन सा कस्टमर किसको मैनेज कर रहा है, मैं चाहूँ तो एक रिपोर्ट भी क्रिएट कर सकती हूँ, ठीक है। क्रिएट में जाऊंगी और अगर आपके पास ऑलरेडी एक डेटाबेस बना है तो आप यहाँ से रिपोर्ट विजर्ड को चला सकते हैं। रिपोर्ट विजर्ड में वो आपसे पूछेगा कि आप कौन सी टेबल से डेटा पिक करना चाहते हैं। मैं कहती हूँ मैं टेबल नंबर 1 जो कस्टमर टी है उससे डेटा पिक करना चाहती हूँ। कौन सा भाई, फर्स्ट नेम पिक करना चाहती हूँ मैं, यहाँ से लास्ट नेम पिक करना चाहती हूँ, ठीक है। और मैं मैनेजर के अंदर से कौन सा लेना चाहती हूँ डेटा, मैनेजर का या मैनेज्ड बाय के रिलेशनशिप से ले लेती हूँ कि ये जो कस्टमर है कौन से मैनेजर से मैनेज हो रहा है। तो मैनेजर, मैनेज्ड बाय से मैं मैनेजर आईडी ले रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट करती हूँ इसको। मैनेजर आईडी और कस्टमर आईडी, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन सा मैनेजर कौन से आईडी को मैनेज कर रहा है। और मैनेजर का नाम ले लेती हूँ, मैनेजर का फर्स्ट नेम और कस्टमर का फर्स्ट नेम ले लेती हूँ। कस्टमर का नाम, फर्स्ट नेम, क्यों नहीं बनाने दे रहा है ये मुझे रिपोर्ट। अब बनाने दे रहा है, चलें। थोड़ा इसका मैं एमएस एक्सेस का आपसे ट्यूटोरियल भी शेयर कर दूंगी, स्पेशली रिपोर्ट वाले पार्ट का। लेकिन पिन पॉइंट एजेंडा ये है कि आप जब एक दफ़ा टेबल्स क्रिएट कर लेते हैं और क्यूरीज क्रिएट कर लेते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उसके अंदर रिपोर्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। और साथ में आप चाहें तो अगर आपको यहाँ पर डेटा एंटर करना अच्छा नहीं लगता, जो यहाँ पर मैकेनिज्म है नया रिकॉर्ड एंटर करने का, तो आप फॉर्म्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ये ओवरऑल एक प्रोसीजर है अच्छा, कि जिसके थ्रू आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं और डेटाबेस बना सकते हैं अपनी कंपनी का। तो ये है हमारे पास। अब हमने देखी डेटा मैनिपुलेशन भी देख ली। डेटा डिक्शनरी एक फैसिलिटी होती है, क्योंकि जब एक बड़ा सा हमें डेटाबेस नज़र आता है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास थोड़ा बड़ा डेटाबेस है, तो हमें नहीं पता कि कितने किसी और का डेटाबेस जब कंपनी का देखते हैं तो एक्चुअली ये डेटा डिक्शनरी का फीचर होता है। देखिए मैं इसको खोलती हूँ डिज़ाइन व्यू में, ठीक है। ये मुझे डेटा डिक्शनरी की इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि इस टेबल के अंदर क्या क्या मौजूद हैं, कितनी कॉलम्स मौजूद हैं, इसके अंदर कौन कौन से किस कॉलम को क्या डेटा टाइप असाइन की गई है। तो ये डेटा डिक्शनरी फीचर होता है कि आपके डेटा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा होता है। आप कभी भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जैसे 17 इंक्वायरी होती है ना, कि आप उनसे 1217 से कॉल करके पूछ लेते हैं कि ये नंबर किसका है, उनका किसी भी पर्सन का आप नंबर आइडेंटिटी पूछ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये इंक्वायरी की तरह होता है कि आप किसी भी डेटा टाइप के बारे में, किसी भी टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहे तो आपको डेटाबेस दे देता है। फाइल्स की सूरत में, फाइल मैनेजमेंट में हर फाइल्स का डेटाबेस इस तरह से स्टोर नहीं हो रहा होता। लेकिन डेटाबेस के अंदर एक तो आप टेबल्स बना रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप टेबल बनाते जाते हैं वैसे वैसे उस टेबल की एक डेटा डिक्शनरी ऑन इटसेल्फ स्टोर होती चली जाती है, ताकि आप बाद में उसको एक्सेस करना चाहें तो आप कर सकें।
इसके अलावा हम क्यूरी, अभी एग्जांपल देख चुके हैं कि क्यूरी और रिपोर्टिंग की भी फैसिलिटी होती है। आप चाहें तो अपनी बनी बनाई टेबल्स के अंदर कोई क्यूरी ऐड कर सकते हैं, कुछ रिपोर्ट्स कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके अंदर डेटाबेस के अंदर कुछ कैपेबिलिटीज होती हैं जो प्रैक्टिकली हमने करके देखी। थ्योरेटिकली दो बातें और मैं आपको समझा देती हूँ कि डेटाबेस के अंदर एक और फाइलिंग से बेहतर चीज़ जो होती है वो ये होती है कि डेटाबेस के अंदर ट्रांजैक्शन कंट्रोल भी हो सकती है। ट्रांजैक्शन कंट्रोल से मतलब ये है कि आप अपनी जो आप चेंजेस करते हैं उन चेंजेस को रिवोक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस टेबल के अंदर, अब डेटाबेस के अंदर बहुत सारी चेंजेस की, ठीक है, उसके बाद अगर मैं वापस पहुंचाना चाहूँ अपने डेटाबेस को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट स्पॉट पे, तो डेटाबेस के अंदर ये भी कैपेबिलिटी होती है कि आप उस टेबल का डेट और टाइम बता दें और उस डेट और टाइम तक आपके डेटाबेस को दोबारा वो रिवर्ट करके दे सकता है अगर आपने अपने डेटाबेस को इस तरह प्रोग्राम किया। फाइल के अंदर क्या मसला होता है कि फाइल के अंदर एक दफ़ा अगर आपने चेंजेस कर दिए तो वो फाइल दोबारा पहले शक्ल में नहीं आ सकती, लेकिन ये चीज़ डेटाबेस के अंदर नहीं है। डेटाबेस को आप ये कर सकते हैं कि आपने अगर जो चेंजेस कुछ कर दी, डेटाबेस पे कुछ चीज़ें अपडेट कर दी, कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर दी, लेकिन अगर आप उसको रिवर्ट करना चाहें, रिवोक करना चाहें, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इस फीचर को हम कहते हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल। इसके अलावा रिकवरी, फेलियर के केस में डेटाबेस के अंदर थोड़ी बहुत ये भी कैपेबिलिटी डालनी चाहिए और ज़रूरी होती है, और होती है कि डेटाबेस अपने आप को रिकवर कर सकता है। ठीक है, फाइल्स रिकवर हो सकती है, जबकि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर रिकवरी का ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, और अगर कोई फेलियर आ जाए, आपसे फाइल इरेज हो जाए, तो चांसेस बहुत लेस होते हैं कि वो फाइल रिकवर हो जाए। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिस ऑर्गेनाइजेशन में होता है वहां पर रिकवरी मैकेनिज्म जरूर कोई ना कोई होता है। ठीक है, आखिरी जो कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे वो ये कि डेटाबेस से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। और एक और डायग्राम जो मैंने आपसे कहा था कि डायग्राम्स हम बहुत सारे पढ़ चुके हैं बिल्डिंग एमआईएस चैप्टर में, लेकिन ईआर डायग्राम भी एक टॉपिक होता है, और ईआर डायग्राम एक्चुअली वो डायग्राम होता है जो आपके डेटाबेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर मैं डेटाबेस को समझना चाहूँ तो मैं ईआर डायग्राम से समझ सकती हूँ। पहले नॉर्मलाइजेशन को देखते हैं। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि कभी कभार आपके जो टेबल है उसके अंदर रिपीटिंग ग्रुप्स हो सकते हैं। रिपीटिंग ग्रुप्स ऐसे, फॉर एग्जाम्पल कोई टेबल है, इस टेबल के अंदर क्या है, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, पार्ट नंबर, पार्ट नेम, यूनिट प्राइस, पार्ट क्वांटिटी, सप्लायर नंबर, सप्लायर नेम, सप्लायर स्ट्रीट, ऐसा है ना। अब ये इतनी बड़ी टेबल है, फॉर एग्जाम्पल एक एक सप्लायर से हम 3 पार्ट्स मंगवा रहे हैं। अगर मैं डोर लैच भी मंगवा रही हूँ, ठीक है, क्लच भी मंगवा रही हूँ, ब्रेक भी मंगवा रही हूँ, अब ये 3 पार्ट्स मैं एक ही सप्लायर से मंगवाना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी कि ये टेबल में एक रो आएगी डोर लैच मंगवाने के लिए, एक दूसरी रो आएगी किसके लिए, ब्रेक मंगवाने के लिए, और तीसरे एक और रो आएगी क्लच मंगवाने के लिए। उसमें डिफरेंस बहुत कम होगा, ऑर्डर नंबर सेम ही होगा क्योंकि सेम ऑर्डर में मैंने 3 चीजें मंगाई, ऑर्डर डेट भी तीनों की सेम होगी, पार्ट नंबर तीनों का अलग अलग होगा, पार्ट नेम तीनों का अलग अलग होगा, प्राइस अलग अलग होगी, लेकिन ये ऑर्डर नंबर और ऑर्डर डेट बिल्कुल सेम होगी। सप्लायर नंबर भी सेम होगा, सप्लायर नेम भी सेम होगा, स्ट्रीट भी सेम होगी। तो असल में सिर्फ इतना ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि डिफरेंस थी, और बाकी पूरी टेबल सेम है, तो ये भी रिडंडेंसी है। इसको हम कहते हैं अननॉर्मलाइज्ड डेटाबेस। जब आप पहली दफा डेटाबेस बनाते हैं, हो सकता है वो डेटाबेस जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का बनाएं तो वो अननॉर्मलाइज्ड हो, और अननॉर्मलाइज्ड होने की वजह से उसके अंदर रिपीटिंग ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हो। लेकिन नॉर्मलाइज डेटाबेस ऐसा होता है कि वो उसके अंदर रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होते। अब देखिए, हम जो बात एक टेबल के अंदर स्टोर कर रहे थे, हमने वो 4 टेबल के अंदर स्टोर कर दी। उसका फायदा ये होगा कि अब इसके अंदर कभी रिपीटिंग ग्रुप नहीं आएगा। हमने पार्ट की अलग टेबल बना दी, सप्लायर की अलग टेबल बना दी, ऑर्डर की अलग टेबल बना दी, लाइन आइटम की अलग टेबल बना दी। अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हो सकता है जब आप अपना डेटाबेस बनाए तो आप एक ही टेबल बना दें बड़ी सी, लेकिन उस एक टेबल को बनाने का ये नुकसान होगा। हेलो, वालेकुम सलाम, क्लास ही ले रही हूँ, जल्दी बोलिए। हैश 915, पहले हैश लिखें, HASH, और उसके बाद हैश का एक साइन होता है जो टिकटॉक वाला निशान होता है ना,
3 के ऊपर जो 3 के साथ शिफ्ट वो ##915। अल्लाह हाफिज। बाबा से पूछना, मुझसे नहीं पूछना, ठीक है? मैं जरा 12 बजे के बाद फ्री हूँ। जी, तो हो सकता है कि आप एक टेबल बनाएं, लेकिन एक टेबल बनाने का नुकसान ये हो सकता है कि बहुत सारे उसके अंदर रिपीटिंग ग्रुप्स आ सकते हैं। तो उससे बेहतर ये है कि नॉर्मलाइज शक्ल का डेटाबेस बनाएं, चाहे टेबल्स ज्यादा हो जाए मगर उसके अंदर रिपीटिंग ग्रुप्स ना हो। ठीक है, इस तरह के डायग्राम को हम कहते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम एक्चुअली बता रहा होता है कि कौन सी टेबल किससे रिलेटेड है। ये जितनी भी टेबल्स होती हैं उनको हम रेक्टेंगल से शो कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सप्लायर एक टेबल है, पार्ट एक टेबल है, लाइन आइटम एक टेबल है, ऑर्डर एक टेबल है। ठीक है, अब सप्लायर से एक लाइन जा रही है पार्ट पे, इसका मतलब है कि सप्लायर प्रोवाइड करता है पार्ट। ये एरो बता रहा है कि सप्लायर प्रोवाइड करता है पार्ट, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक डिफरेंट नोटेशन है और यहाँ पर 3 एजेस आ रहे हैं। ये रिप्रेजेंट करता है 1 to many को। ये रिलेशनशिप क्या है? 1 to many, यानी 1 सप्लायर मैनी पार्ट्स जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, फिर पार्ट और लाइन आइटम के दरमियान क्या क्या रिलेशनशिप है? 1 to many। 1 to many। एक पार्ट जो है वो बहुत सारे लाइन आइटम कंटेन करते हैं, यानी हो सकता है कि मैं डोर लैच अगर ऑर्डर कर रही हूँ तो डोर लैच के अंदर और भी चीजें हो जिससे मिलके वो, या मैं पूरा डोर अगर कहीं से इंपोर्ट कर रही हूँ तो उस डोर के अंदर डोर लैच भी हो, डोर लॉक भी हो, डोर ग्लास भी हो। तो एक पार्ट के अंदर बहुत सारे लाइन आइटम एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एक ऑर्डर बिलोंग्स टू मैनी लाइन आइटम्स। तो ये इस डायग्राम को देखकर हमें रिलेशनशिप पता चल जाते हैं। जब हम डेटाबेस बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं, तो टेबल्स तो आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर होती है, मगर डॉक्यूमेंट के ऊपर, रिपोर्ट के ऊपर, जो आप रिपोर्ट सबमिट कराते हैं उस रिपोर्ट के ऊपर ईआर डायग्राम बना हुआ होता है। उस ईआर डायग्राम को देखकर पता चल जाता है कि आपका डेटाबेस किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। यहाँ पर भी हमने देखा ना, ये तो आपकी सारी टेबल्स हैं जो हमें नजर आ रही हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर रिलेशनशिप्स में चली जाऊँ, अच्छा यहाँ पर नहीं बने हुए रिलेशनशिप्स, वरना हमें आप चाहें तो अपना डेटाबेस बनाकर यहाँ पर भी ईआर डायग्राम थोड़ा सा शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 2 हैं टेबल्स, तो मैं इन दोनों टेबल्स को ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी बनाया जा सकता है एडिट रिलेशनशिप्स। शो टेबल कौन सी? मैनेजर वाली। ठीक है, ऐड। अब मैं रिलेशनशिप बना सकती हूँ। कस्टमर आईडी का रिलेशनशिप किससे बनेगा? यहाँ पर होना चाहिए एक मैनेजर आईडी है, यहाँ पर है मैनेजर आईडी। मुझे एक कॉलम बनाना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद इसको यहाँ पर ऐड करेंगे। क्लोज। कस्टमर के अंदर एक मुझे नया कॉलम ऐड कर देना चाहिए, वो कॉलम होना चाहिए मैनेजर आईडी का। ठीक है, मैंने ऐड कर दिया कॉलम। अब मुझे बताना कैसे है, मैं जाऊंगी रिलेशनशिप्स के अंदर, डेटाबेस टूल्स, इसको पहले सेव करती हूँ। सेव हो गया ना? ठीक है। और रिलेशनशिप्स के अंदर कस्टमर के अंदर अब आ गया मैनेजर आईडी। मैं कहती हूँ कि ये जो मैनेजर आईडी है, ये रिलेशनशिप इस डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, कि ये मैनेजर आईडी रिलेटेड है इस मैनेजर आईडी से। मैनेजर आईडी जो कि है टेबल मैनेजर के अंदर और मैनेजर आईडी जो कि है कस्टमर टेबल के अंदर, दोनों रेलेवेंट है।
ठीक है, किस तरह का रिलेशनशिप है इनके दरमियान, 1 to many, many to many या many to 1, ठीक है। तो किस तरह का रिलेशनशिप है इनके दरमियान, एक मैनेजर बहुत से कस्टमर्स को मैनेज कर सकता है, ऐसा है, तो वन टू मैनी रिलेशनशिप है, ठीक है। वन मैनेजर कैन मैनेज मैनी कस्टमर्स, ये मैंने क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पर भी आप अपना ER डायग्राम बना सकते हैं और आप इसको भी प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं बनाना चाहते तो आप अलग से जो है वो किसी वर्ड पे या किसी और टूल के जरिए भी बना सकते हैं। लेकिन बहरहाल डेटाबेस को रिपोर्ट करने के लिए, डेटाबेस को रिपोर्ट में शो करने के लिए ER डायग्राम का इस्तेमाल होता है। क्लियर है यहाँ तक? ये बेसिक्स ऑफ डेटाबेसेस तो कंप्लीट हो गई हैं। इसमें कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। नहीं है? नहीं, वो डिक्शनरी में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, वो क्या होता है? डिक्शनरी होती है तो थोड़ा आपको बुक से समझाने की कोशिश करूँ। देखिए, टेबल को खोलने के कई तरीके होते हैं हमारे पास। ये टेबल जो है ना, इसको मैं सब कुछ क्लोज करती हूँ। ठीक है, अब ये टेबल है, इसको मैं डबल क्लिक कर रही हूँ। ये डबल क्लिक करके कैसे खुल रही है, मुझे बता रही है कि इस टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम है और कौन कौन सी रोज पड़ी है। ठीक है, लेकिन मैं चाहूँ तो इस टेबल को राइट क्लिक करके इस तरह भी खोल सकती हूँ, डिजाइन व्यू, सॉरी। अब ये क्या खुल रही है, अभी भी टेबल खुली है, लेकिन अब क्या खुला है, पहले तो वो मुझे बता रहा था कि इस टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं और उन कॉलम्स के अंदर क्या वैल्यूज है। लेकिन अब जरा नोट करेंगे ये मुझे अब क्या बता रहा है। अब बता रहा है कि इस टेबल का नाम क्या है, इसमें कौन कौन सी फील्ड्स हैं, उन फील्ड्स की टाइप्स क्या हैं, पहली फील्ड की टाइप क्या है, दूसरी फील्ड की टाइप क्या है। जैसे जैसे मैं टाइप चेंज करती हूँ तो ये नीचे सर्टेन और इन्फॉर्मेशन मुझे दिखा रहा है। जैसे किसी भी टेबल के बारे में, किसी भी क्यूरी के बारे में अगर मैं उसका व्यू देखना चाहूँ, फॉर एग्जांपल इसका डिजाइन व्यू देखना चाहूँ, तो वो मुझे बता देगा कि एक्चुअली ये क्यूरी SQL में किस तरह लिखी जाएगी। इसको हम कहते हैं डेटा डिक्शनरी की फैसिलिटी, कि आप डेटा के बारे में इंक्वायरी भी कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि आप ये पूछ सकते हैं कि एम्प्लॉय नंबर क्या है, मैनेजर नंबर क्या है, मैनेजर का नाम क्या है, बल्कि आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं कि ये इस फील्ड का नाम क्या है और इस फील्ड को किस क्या टाइप असाइन की गई है और ये किससे कनेक्टेड है, किससे नहीं कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपको नजर आ रही है, इस इन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं डेटा डिक्शनरी, क्योंकि ये डेटा को एक डिक्शनरी की तरह आपको दिखा रहा है ना, आपको हर चीज का मतलब समझा रहा है कि सिटी जो है वो एक एट्रीब्यूट है, एक फील्ड नेम है और इसकी डेटा टाइप है शॉर्ट टेक्स्ट। ठीक है, यस मैम, क्लियर हो गया, थैंक यू। तो अब मैं आपसे ये चाहूंगी कि जो आगे का टॉपिक है, चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं। एक्चुअली फिर इसको मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा बिजनेस इंटेलिजेंस के साथ। हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा बिजनेस इंटेलिजेंस। उसमें हम पढ़ेंगे कि इस डेटाबेस को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं इंटेलिजेंट डिसीजंस लेने के लिए, और उससे बिजनेस इंटेलिजेंस कैसे लेकर आ सकते हैं। तो ये स्लाइड आपको ज्यादा क्लियर होगी नेक्स्ट लेक्चर में। आज की क्लास में मैं इस पर इतना ध्यान नहीं दे रही हूँ। ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम वेब डेवलपमेंट सीख चुके होते हैं तो हमें पता होता है कि अब डेटाबेस अलग चीज होती है और वेबसाइट अलग चीज होती है। तो हम अपने डेटाबेस को वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हैं और वेबसाइट से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। हम 2 टियर आर्किटेक्चर में या 3 टियर आर्किटेक्चर में कनेक्ट कर सकते हैं। 2 टियर आर्किटेक्चर का मतलब है कि एक सर्वर आपका वेब सर्वर होगा और एक सर्वर आपका डेटाबेस सर्वर होगा। ठीक है, 3 टियर आर्किटेक्चर पे आपका वेब सर्वर होगा, एक आपका डेटाबेस सर्वर होगा और एक आपका एप्लीकेशन सर्वर होगा। तो आपके नंबर ऑफ सर्वर्स कम अज कम भी, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो आपको 2 टियर आर्किटेक्चर जो है वो डेफिनेटली चाहिए। 2 टियर आर्किटेक्चर का क्या मतलब है कि आपको कम अज कम 2 सर्वर्स चाहिए। एक सर्वर वेबसाइट को मैनेज करने के लिए
और दूसरा सर्वर आपके डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। एक सर्वर के अंदर आपका डेटाबेस पड़ा होगा, दूसरे सर्वर के अंदर आपका वेबसाइट स्टोर्ड होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये किस किस्म का आर्किटेक्चर है? ये 3 टियर आर्किटेक्चर है। ये 3 टियर आर्किटेक्चर इसलिए क्योंकि इसमें 3 सर्वर इन्वॉल्व है। क्लाइंट जैसे कि आप बैठे हुए इंटरनेट से कनेक्टेड है। आप इंटरनेट से जब कनेक्टेड होते हैं तो सबसे पहले आपको मिलता है वेब सर्वर। वेब सर्वर कनेक्ट होता है आपके एप्लीकेशन सर्वर से, जैसे कि CMS का सर्वर, CMS की एप्लीकेशन का सर्वर। सबसे पहले तो आप वेब सर्वर से कनेक्टेड होते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपरा, जो भी आपका वेब सर्वर है वो सर्वर कनेक्टेड होता है एप्लीकेशन सर्वर से। एप्लीकेशन सर्वर कहीं जाकर कनेक्ट होता है डेटाबेस से, और डेटाबेस सर्वर आपको डेटाबेस से वैल्यूज उठाकर देता है। तो ये जो एक छोटी सी प्रैक्टिस होती है कि आप पिक करते हैं डेटा इंटरनेट से, उसके पीछे इतने सारे वेब सर्वर्स इन्वॉल्व होते हैं, और इन तमाम सर्वर्स को आपको परचेज करना होता है, इंस्टॉल करना होता है, तब कहीं जाकर आपका ये इंटरनेट और वेबसाइट्स और डेटाबेस सही तरीके से काम करते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा मैं सेल्फ स्टडी का टॉपिक दे रही हूँ। सारी जो टेक्निकल चीजें हैं वो मैंने आपको पढ़ा दी है। ये बहुत आसान टॉपिक है। डेटा एडमिनिस्ट्रेशन, डेटा गवर्नेंस, डेटा क्वालिटी, डेटा क्लींजिंग, डेटा ऑडिट, थ्योरेटिकल चीजें बिल्कुल बच्चों वाली। अब आपको क्या करना है? आपको ये करना है, बुक आप लोगों के पास मौजूद है। इस बुक का मैं आपको काफी हिस्सा पढ़ा चुकी हूँ। इसके बिल्कुल आखिर में आपको चैप्टर के एंड में मिलेगा डेटा गवर्नेंस वगैरह का ये टॉपिक्स, डेटा क्वालिटी, इंश्योरिंग डेटा क्वालिटी, और ये 6.4 टॉपिक। ये 6.4 टॉपिक अभी आप रीड करेंगे, अभी रीड करके इसकी डेफिनेशन समझ के मुझे एक वर्ड फाइल पर अभी सबमिट करा कर दे देंगे। ठीक है, उठने से पहले, हमारी क्लास कंप्लीट होने से पहले आपका एक छोटा सा टास्क है कि आप इन चारों चीज़ों को पढ़ के, इंटरनेट से पढ़ें या बुक में से ही पढ़ें, कहीं से भी पढ़कर मुझे इन तीनों की डेफिनेशन देकर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कॉन्टेक्स्ट में, और फिर आप जाएंगे। ठीक है, ये मैं यहाँ पर बना देती हूँ LMS पर छोटी सी असाइनमेंट। अभी से आप शुरू कर सकते हैं। एक्सक्यूज मैम। जी मैम एक्सक्यूज मी। जी कहिए। नहीं, मेरा मोबाइल में चार्ज खत्म हुआ तो मैं लीव कर रहा हूँ। आप लीव कर रहे हैं, लेकिन आप बस ये असाइनमेंट मुझे सबमिट करा दीजिएगा। मैम मेरे मोबाइल में चार्ज डाउन हो गया, लाइट भी चली गई है, तो मैं लीव कर रहा हूँ। हाँ, लीव आप कर दें, लेकिन मुझे असाइनमेंट सबमिट करानी है आपको। ठीक है मैम, सही है। लास्ट डेट कब है इसका? थैंक यू। बस आज ही है, अभी करनी चाहिए आपको। ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटे में कर दीजिएगा। अगर किसी का लाइट का मसला है, सबका तो लाइट का मसला नहीं होगा ना? लाइट का मसला है, मैं 12 बजे तक करे, 1 बजे तक करे। हाँ, 1 बजे तक कर दें, चले। ओके मैम, सही है। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। ठीक है, आप ये टॉपिक्स खुद पढ़ के और मुझे बताएंगे। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, जितना हमने डिस्कस किया उसमें। ये लास्ट स्लाइड में आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, थोड़ा आपका पढ़ने के लिए छोड़ रही हूँ। क्लियर है? टॉपिक मैम दोबारा वो करे, कौन सा करना है? 3 बुक के 2 टॉपिक हैं। बुक के हिसाब से बनेगा आपका टॉपिक नंबर 6.4। अगर आप बुक में से देख रहे हैं, बुक का 6.4 एक पेज है, मुश्किल से 1 पेज भी नहीं है। ठीक है, ये है 6.4। इसके अंदर इंश्योरिंग डेटा क्वालिटी है और एस्टेब्लिशिंग एन इंफॉर्मेशन पॉलिसी। इसके अंदर आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगर आप इसमें से पढ़ना चाह रहे हैं तो ये 1 पेज पढ़ लें, नहीं तो आप इंटरनेट से भी आप पढ़ सकते हैं, वहां सब भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये टॉपिक्स हैं डेटा एडमिनिस्ट्रेशन, डेटा गवर्नेंस, डेटा क्लींजिंग, डेटा ऑडिट। इन चारों टर्म्स की डेफिनेशन पढ़ के और मुझे सबमिट करा दें। अभी 2 मिनट का काम है, कोई ज्यादा लंबा काम नहीं। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। नहीं है मैम अटेंडेंस अटेंडेंस? बस ठीक है, मैंने देख लिया आप लोगों को कि आप कितने हैं। बीच में आते जाते रहे, लेकिन
एक टाइम था कि 28 के 28 अवेलेबल थे, ठीक है, बस हो गई अटेंडेंस। ठीक है, थैंक यू। एकरा आप अटेंडेंस देख लें जो थे और आप मुझे भेज देगा, बाकी हो गई अटेंडेंस आपकी, मैंने देख लिया आपका। वो बुक वाला पेज थोड़ा डिस्प्ले करवा दें। सिक्स 6.4 टॉपिक नंबर ये 265। ठीक है, ठीक है। मैम ये जो स्लाइड्स है वो एलएमएस पे पड़े हैं? जी जी एलएमएस पे पड़ी। और अभी ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर है इसकी रिकॉर्डिंग भी एलएमएस पे डाल दूंगी। थैंक यू। ठीक है, ओके जी, थैंक यू। फिर आप लोगों से नेक्स्ट फ्राइडे को मुलाकात होगी इसी टाइम पे। अल्लाह हाफ़िज़।